हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, अब हम नेशनल इमरजेंसी के टॉपिक के बाद बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, यानी कि प्रेसिडेंट रूल की। इसके अंदर देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। तो ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, आर्टिकल 355 जो है, अब ये वाला आर्टिकल आप पहली बार शायद से सुन रहे होगे इस कंटेक्स्ट में, जब बात हो रही है प्रेसिडेंट रूल की, राष्ट्रपति शासन की। बिकॉज जनरली आप इस कंटेक्स्ट में दो ही आर्टिकल को जानते हो, एक 356 और दूसरा 365। तो आर्टिकल 355 इम्पोज करता है केंद्र सरकार के ऊपर ड्यूटी कि वो ये इंश्योर करे कि हर एक राज्य की जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंतर्गत चले। अब ये जो आर्टिकल 355 की जो टोन है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो, आर्टिकल 355 की ये जो टोन है कि ये एक ड्यूटी इम्पोज कर रहा है, मैं कीवर्ड्स को मार्क कर देता हूँ, ड्यूटी इम्पोज कर रहा है केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार ये इंश्योर करे कि राज्य की सरकारें जो हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो प्रोविजंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग चले। ये आर्टिकल और इसके अंतर्गत मिलने वाली ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार को, ये केंद्र सरकार के लिए एक सबसे बड़ा, ये वर्ड लिख लेना, एक सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म बनता है कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन राज्य में क्यों लगाया आर्टिकल 356 और 365 को यूज करते हुए। यानी कि आर्टिकल 356 और 365 को जस्टिफाई जो करा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, वो करा जाता है आर्टिकल 355 से मिलने वाली ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी और पहली बार आप ये जान गए होंगे कि अगर आपको राष्ट्रपति शासन को जस्टिफाई करना है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी को जस्टिफाई करना है, तो आर्टिकल 355 की टोन ही ऐसी है कि सेंटर को ड्यूटी मिल रखी है, ड्यूटी इम्पोज कर रखी है इस आर्टिकल ने कि वो हर एक राज्य की सरकार को ये देखे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब यही ये ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने हाथ में थामती है, तो राइटर यहाँ पर खुद बोल रहे हैं जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। केंद्र सरकार इसी को जस्टिफिकेशन बनाती है, इसी को रीजन बनाती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का टेक ओवर क्यों कर रहे हैं आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 365 के अंतर्गत। और आर्टिकल 356 की टोन आप जानते हो, गवर्नर क्या लिखते हैं चिट्ठी में प्रेसिडेंट को कि राज्य की सरकार फेल कर गई है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है। पॉपुलरली इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, इसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग दिस लेक्चर के। तो प्रेसिडेंट रूल जो भी प्रोक्लेम करा जाता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, ये दो ग्राउंड्स पर करा जाता है। एक वो जो कि आर्टिकल 356 खुद है, और दूसरा जो आर्टिकल 365 है। यानी कि आज पहली बार आपको एक बात और जानने को मिल रही है, हम भले ही वर्डिंग्स में बोल देते हैं आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, राइटर आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर संविधान में जो लिखा हुआ है वो बता रहा है कि आर्टिकल 356 के दो पार्ट होते हैं। आज आप ये फर्स्ट टाइम जान रहे हो। आर्टिकल 356 के दो पार्ट होते हैं, एक आर्टिकल 356 खुद है और दूसरा है आर्टिकल 365। और इसका क्वेश्चन एक ये बन सकता है, ये 3 लाइनों का, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हालांकि, कि इसको ये रखता क्यों है 356 के अंतर्गत कि स्टेट गवर्नमेंट जब फेल कर गई है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर गई है स्टेट में, इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं नंबर 1, स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं नंबर 2, या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल सकते हैं नंबर 3। अब
आर्टिकल 356 के जो दो पार्ट्स हैं, 356 एक खुद और 365, इसको अच्छे से जानते हैं। आर्टिकल 356 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू करें अगर उनको ये लगता है, इफ ही और शी सेटिस्फाइड डैट, कि एक ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है, एक ऐसी सिचुएशन राज्य के अंदर आ पड़ी है कि जो राज्य की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंतर्गत नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट जो है एक्ट करते हैं। एक बात याद रखना, यहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि प्रेसिडेंट जो है वो स्यू मोटू एक्ट करेंगे ऑन इट्स ओन, ऐसा नहीं होगा। वो कैसे एक्ट करेंगे, जब उनको राज्यपाल की रिपोर्ट जो है वो प्राप्त होगी, ठीक है, या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस में होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस में होता है इवन विदाउट अ गवर्नर्स रिपोर्ट। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करे ना, बीइंग अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उनकी छवि अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैं ये वाली बात आपको इग्नोर करवा रहा था स्यूमोटू, क्योंकि स्यूमोटू वर्ड ऐसे मेंशन नहीं है। वो अलग बात है कि आप इसको इंटरप्रेट करके मान लो एक प्रकार से, अदरवाइज में क्या होगा, जब गवर्नर की रिपोर्ट नहीं आ रही तो खुद लगाना है। लेकिन यहाँ पर स्यूमोटू फिर भी नहीं होगा क्योंकि ये राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ना। तो आप फिर मुझसे कहोगे कि सर फिर ये अदरवाइज क्या, अगर ये स्यूमोटू नहीं है, ये अदरवाइज है जब केंद्र सरकार उनको बोले करने के लिए ऐसा। और गवर्नर एक प्रकार से केंद्र सरकार का एजेंट ही है, सेंटर का एजेंट ही होता है, या होती है, मेल फीमेल जो भी है। दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 कहता है कि जब भी स्टेट फेल कर जाता है टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, केंद्र सरकार ने कुछ बोला राज्य को करने के लिए, राज्य सरकार से वो हो नहीं पाया या फिर वो फेल कर गया। मुझे क्या बताओ, केंद्र सरकार ने बोला ही क्यों होगा राज्य सरकार को कुछ काम करने के लिए? सबकी पावर तो अलग अलग दायरे के अंदर डिवाइडेड है ना, फिर ये वाली चीज क्यों? इमरजेंसी लगी कहाँ है, कहाँ लगी इमरजेंसी? अभी इमरजेंसी को तो रीजन बना रही है ना केंद्र सरकार। सेंटर में पूछ रहा हूं कि कानों से सुनो निर्भय, सेंटर बोल ही क्यों रहा है स्टेट को कोई डायरेक्टर फॉलो करने के लिए? उसका क्या लेना देना है? तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। नहीं, मतलब शायनी ठीक है, आंसर सही है, लेकिन जो मैं रट कर आया हूं ये वो नहीं है। देखो, सॉवरेंटी नहीं, गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी। किसी किसी कानून में, रूल्स एंड रेगुलेशन में शायनी पढ़ाया था ना मैंने, यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी है। अब यूनिफॉर्मिटी का श्रेय माध्यम कौन होता है हमारे देश में? कोई भी रूल रेगुलेशन, यूनिफॉर्मिटी में समानता कैसे आ सकती है, उसका माध्यम क्या है, उसका रास्ता ईशा कुणाल कहां से होकर गुजरता है? निर्भय आप बताओ अपना आंसर, कौन है वो टूल? सेंटर। हाँ, मतलब आंसर सही है, मैं वैसे बोल रहा हूं, सेंटर है ना। अब अगर वो यूनिफॉर्मिटी लानी थी, मान लो कोई आपातकालीन की परिस्थिति है, वॉर होने वाला है, एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है, कोई भी ऐसी समस्या है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, बड़े बड़े एग्जांपल ना पकड़ के, जो हम लोगों ने अपनी जनरेशन के अंदर देखा है। यूनिफॉर्मिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस की कब आई थी? हम सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस किस चीज को लेकर आ चुका है? जीएसटी तुम्हें पता भी है होता क्या है? कोविड टाइम्स की बात है। वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत थी कि नहीं थी? तो आर्टिकल 365 ये कहता है, जब भी स्टेट फेल कर जाए टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, ये लॉफुल होगा प्रेसिडेंट के लिए टू होल्ड दैट अ सिचुएशन हैड अराइजन जहां पर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैनॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं जीएसटी वाली बात निर्भर इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे दायरे के अंदर नहीं है, वो टेक्निकल बात थी, वो जनता के सामने, वो जनता का एक्सपीरियंस थोड़ी ना थी। वो तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है ना सब कुछ, कि हमसे राय ली जाती है। बताओ, हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किस चीज को लेकर है? कोविड एंड लॉकडाउन है कि नहीं है?
तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो आर्टिकल 356 और 365 वाली, कि जब भी एक स्टेट फेल कर जाए टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, ये लॉफुल होगा राष्ट्रपति के लिए कि ऐसी सिचुएशन को मानना, ये मानना कि एक ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है जहाँ पर राज्य की जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंतर्गत नहीं चल सकती। यानी कि सेंटर एक प्रकार से आरोप लगा रहा है राज्य की सरकार के ऊपर कि राज्य की सरकार बदतमीजी कर रही है एक प्रकार से, है ना। और हम जो एक यूनिफॉर्म डिसीजन रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आना चाहते हैं उसमें राज्य की सरकार अड़बंगा उड़ा रही है, हाँ या ना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? श्रेया, समझ में आया? क्लियर है सबको? ईशा, शैनी, ठीक है। तो ईशा क्या सीखा आज आपने? निर्वैर आप बताओ क्या सीखा आपने ईशा और निर्वैर के आर्टिकल 356 और 365 को जस्टिफाई करने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर ब्लेम ना आए और केंद्र सरकार उस ब्लेम गेम से बच सके, तो एक नया शस्त्र और ब्रह्मास्त्र क्या है केंद्र सरकार के पास? कौन से आर्टिकल? कोई बात नहीं, वो हाँ तो एकदम से याद नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। ये है आर्टिकल 355, ठीक है। आर्टिकल 355 की टोन क्या है, कैसे जस्टिफाई कर देता है 356 और 365 की पोजीशन को? ये इंश्योर करे कि राज्य की सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंतर्गत चले, राइट श्रेया? ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन। जब भी एक प्रोक्लेमेशन इशू करी जाती है कि राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, पहले मुझे ये बात बताओ कि राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, इस प्रोक्लेमेशन को इशू कौन करता है? खुद प्रेसिडेंट। लेकिन ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है क्या मयूर? नहीं। कौन बोल रहा है ये इनको करने के लिए ऐसा काम? गवर्नर, ठीक है। और अदरवाइज कैसे, जो हमने ऊपर पढ़ा गवर्न मतलब रिपोर्ट ऑफ अ गवर्नर, और अदरवाइज में क्या आएगा? हाँ, सेंटर स्टेट का डायरेक्शन बना और सेंटर फिर बोलते प्रेसिडेंट को ये काम करने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट, अगर मैं वर्ड यूज करूँ कि ये वाला काम स्यू मोटू कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, स्यू मोटू नहीं हो सकता ना, ये डिस्क्रिशनरी पावर जब है ही नहीं तो स्यू मोटू का मतलब होता है निर्भर ऑन इट्स ओन, अपनी मर्जी से बिना किसी से पूछे उसको स्यू मोटू कहते हैं संवैधानिक भाषा में। अब बताओ, नहीं ना। स्यू मोटू का मतलब श्रेया शैनी यही होता है ना, डिस्क्रिशन कंप्लीट तरीके से, है ना। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। तो एक प्रोक्लेमेशन, जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, जिसको राष्ट्रपति ही इशू करेंगे, जो कि इंपोज करने जा रहा है राष्ट्रपति शासन को, इट मस्ट बी, कीवर्ड देख लो, इट मस्ट बी अप्रूव्ड by both the houses of the parliament, both the houses of the parliament within 2 months from the date of its issue, from the date of the issue of proclamation, 2 महीने के अंतर्गत। ईशा, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, विद इन 60 days? क्यों? कोई से भी 2 महीने 60 दिन के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी एक ऐसे ट्रैप होते हैं, अब तो पहचानने लगे ना इन सब चीज़ों को, ठीक है। बचकर रहना इन सब चीज़ों से। जो भी लोग आप में से 2024, 25, 26 का पेपर देंगे, कभी भी स्टेट पीएससी देंगे, कोई भी पेपर दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों से बच के रखो, क्योंकि फ्लो में आप क्वेश्चन कभी कभार बहुत ईजी आ जाएंगे, बस एक ट्रैप की वजह से, बस यार आपको लगेगा यार ये तो देखा ही नहीं, और वही देखने वाली चीज़ होती है उसमें। तो प्रोक्लेमेशन इशूइंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। हाउएवर, इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इज इशूड एट अ टाइम, ऐसे टाइम पर
राष्ट्रपति ने प्रोक्लेमेशन इशू करी, राष्ट्रपति शासन की, जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। अब लोकसभा के डिसॉल्व होने से मतलब होगा क्या, दिक्कत क्या आ पड़ी है? ऊपर रूल क्या था? इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, बोथ था ना। अब कौन सा हाउस नहीं बचा है लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद? लोकसभा। या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने के अंतर्गत जब दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना था ना इस प्रोक्लेमेशन को, या तो उससे पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई या उस 2 महीने के कार्यकाल के अंदर डिसॉल्व हो गई जब वो अप्रूवल नहीं दे सकी। तो प्रोक्लेमेशन, ऐसा प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करता है अंटिल 30 डेज, अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं लोकसभा की रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी? बाय इलेक्शन के फ्रेश इलेक्शंस? नहीं, मैं वो तो समझ गया, आप बोल रहे थे थ्रू इलेक्शन, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बाय इलेक्शन का तरीका या फ्रेश इलेक्शन का तरीका? फ्रेश इलेक्शंस, ठीक है। अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको मार्क करो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, ऐसी चीज़ें, मतलब इनिशियल जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे थे, ये होती है मस्ट कंडीशन, प्रोवाइडेड राज्यसभा अप्रूव्स इट इन द मीन टाइम। हमें इस चीज़ में चैप्टर में यहाँ तक आते हुए इस चीज़ में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या सेकंड थॉट है कि लोकसभा अगर ना हो, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से एक हाउस मिसिंग है, राज्यसभा सक्षम है इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, यही तो मैंने सिचुएशन दे तो दी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि राज्यसभा सक्षम है ये काम करने के लिए? लेकिन ऐसा है क्या कि राज्यसभा ही फिर उसके बाद अकेला संभाल लेगा, उसके बाद लोकसभा का पिक्चर में आने की कोई नीड ही नहीं है पूरी? और यहां पर क्या प्रेसिडेंट रूल के कंटेक्स्ट में? प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ श्रेया? प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 डेज जब लोकसभा का फ्रेश गठन होगा। हाँ, इस बारी जब उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, अब वो 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर दे? अप्रूव कर दे। जब उसका डिसोल्यूशन नहीं होता शाइनी, तब दोनों हाउसेस को कंबाइंडली कितना समय दिया गया था? 60 डेज नहीं है मयूर, गरम गरम तवा मारो अपने चेहरे पे। अभी तो समझाया था ना, मतलब 2 मंथ्स। If approved by both the House of the Parliament, President rule continues for 6 months. ठीक है। 42nd Amendment Act 1976 जो था, it has raised the period of 6 months to 1 year. Thus, once approved by both the House of the Parliament, तो प्रोक्लेमेशन जो थी राष्ट्रपति शासन की, स्टेट इमरजेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी के टॉपिक को साइड रख दो, दिमाग में सिर्फ स्टेट इमरजेंसी की बात करना। जहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस की बात होगी वो मैं डेफिनेटली करवाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, लेकिन फिलहाल अपना राष्ट्रपति शासन तक, स्टेट इमरजेंसी तक ही मतलब डिस्कशन को रखना। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा था, ये क्या बोल रहा है राइटर आपको यहाँ पर, कंडीशन क्या दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की? पार्लियामेंट जब प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर दे, राष्ट्रपति शासन कितने समय तक कंटिन्यू रह सकता है? 6 महीने। लेकिन इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था, इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा था? मैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों बोल रहा हूँ? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट? पता है सबको, ठीक है। तो इट हैज रेज द पीरियड ऑफ 6 months to 1 year।
कि एक बार अगर दोनों हाउसेस अप्रूव कर दें उस प्रोक्लेमेशन को, तो जो प्रोक्लेमेशन है राष्ट्रपति शासन की, इट कुड कंटिन्यू फॉर 1 ईयर, ऐसा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने कहा था, कर दिया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने, यानी कि जनता पार्टी की सरकार जब ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी, इट अगेन रिड्यूस द पीरियड टू 6 मंथ्स। अच्छा, एक और बात आप जानते हो ना, हमेशा इन दोनों अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र साथ में होता है, जो चीज़ें डन करी गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, वो सारी चीज़ें 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अनडन करी गई थी। जानते हो वाली बात? ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकारों की लिस्ट से कब गायब हुआ? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू या 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 44। ठीक है। कई लोग उसको ये समझते हैं कि सारी करतूतें श्रीमती इंदिरा गांधी जी करती थी, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर ये ऐसा हुआ होगा। नहीं, आपके फैक्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा था। ठीक है, जनता पार्टी के टाइम। यानी कि 7 फंडामेंटल राइट को 7 ना रहकर 6 बनाने का काम जनता पार्टी ने करा था। अच्छा, अगर मैं आपसे सिर्फ एक रीज़न मांग लूँ, सिर्फ एक रीज़न, ठोस रीज़न, इंटरव्यू रूम में आपके पास चू चपड़ करने का फालतू टाइम होता नहीं है, क्रिस्टल क्लियर कट टू कट बात करी जाती है। अगर मैं आपसे एक रीज़न इस बात का मांग लूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों हटाया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, तो आपका एक आंसर क्या होगा? सब लोग अपने अपने मौके लो, बोलने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आंसर बहुत ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक सेकेंड, हाँ जैद, एक मेरे पैर एक मिनट रुकना। हाँ जैद बोलो। डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए, ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और गुड, निर्वैर का आंसर है, परफेक्ट है। 100 बात होगी। एक बात, लैंड रिफॉर्म्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, उसी बात के अंदर सारी बातें समझ आती हैं, क्योंकि मैंने आपको कंटेक्स्ट क्या दिया था कि आप इंटरव्यू रूम के अंदर बैठे हो, फालतू की चू चपड़ नहीं। वो इसके बाद एक्सटेंशन मांगे अगर आपसे आगे बोलने का कि प्लीज़ क्लैरिफाई या जस्टिफाई या और इलेबोरेट करो, तब बोला करो। ठीक है, आंसर आप सबके ठीक है, मैं एक कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि निर्भर का आंसर उस कंटेक्स्ट में ठीक है कि अगर मैंने ये पूछा था कि आप इंटरव्यू रूम में बैठे हो। और शाइनी ने इसकी परफेक्ट इलेबोरेशन दी है। शाइनी ज़रा एक बार सबको प्लीज़ रिपीट करके बताना ज़रा, और जैद का एंगल भी जोड़ देना इसके अंदर, जो जैद ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी। और प्राची, अगर इसके आंसर के बियॉन्ड आपको कुछ कहना तो आप भी कुछ बोल रहे थे तो बता देना। हाँ शाइनी, पहले अपनी बात कंटिन्यू करो, आराम से समझाना, आराम से कि मुझे भी सुनाई दे, सबको सुनाई दे। ठीक है, हाँ ठीक है। लैंड, ठीक है, शाइनी बोल रही है नंबर 1 रीज़न कि लैंड किसी सिलेक्टेड लोगों के पास कंसोलिडेट ना हो जाए। ठीक है, दूसरा, हाँ आप और बोल रहे थे ना, कंसोलिडेशन के बारे में बोल रहे थे। हाँ, कि उनसे थोड़ा सा लेकर हमें जो छोटे और मझले किसान होते हैं, जिसको श्रेय हम लोग बोलते हैं ना, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, है ना, मयूर, उनको दिए जा सके। प्राची, क्या कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? आपने कुछ बोल रहे थे, कुछ मैंने रोक दिया था आपको। इकोनॉमिक, हाँ, इक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और जैद का भी आंसर यहाँ पर परफेक्ट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए अच्छे से, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज के समय में हमारी पूरी भारत की भूमि श्रेय अंबानी और अदानी के हाथों में होती। मानते हो इस बात को? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अगर प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता तो वो जिसके पास जितना बड़ा रिचेस का बैग है, रिचेस का बैग मतलब पैसे की पोटली जितनी बड़ी है, मतलब, तो वो उतना ज़्यादा लैंड हड़प कर रख लेता, है ना। अच्छा, कल को अगर मैं बहुत ज़्यादा लैंड एक्यूमुलेट कर लूँ, मेरे पास डेली के करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, ठीक है, और मैं प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदते चलूँ, और किसी को इस चीज़ की भनक लग जाए कि मध्य प्रदेश का 75% हिस्सा दीपांग दुबे के कंट्रोल में है, यानी कि उसकी
मतलब पूरी ज़मीन का मालिकाना हक 75% दीपांग के पास है, और मैंने उसको बिल्कुल वाइड तरीके से खरीद रखा है। मेरी मेहनत की कमाई है, सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, मेरे कमाई का साधन सोर्स सब कुछ मैंने बता रखा है उसके अंदर, और टैक्स भरता हूँ, सब कुछ करता हूँ। फिर भी क्या सरकार मेरी प्रॉपर्टी को ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। सेंटर कैन एक्वायर लैंड ड्यूरिंग इमरजेंसी वॉर टाइप सिचुएशंस। ज़रूरी नहीं है तो बहुत एक्सट्रीम में चले गए, वैसे भी ले सकती है। अच्छा, इसका रीज़न क्या देगी सरकार? इसका रीज़न क्या देगी? शनि, पहले बताओ, ले सकती है लैंड, है ना? सरकार रीज़न ये देगी वॉर कर रहा हूँ मैं। कंपनसेशन देगी। मैं कंपनसेशन की बात ही नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए कंपनसेशन, मैं कंपनसेशन बांट दूंगा। जब मैं 75% मध्य प्रदेश के लैंड ओन कर रहा हूँ, मेरी औकात समझ रहे हो कितनी है? नहीं, पर मुझे एक बार बताओ, रीज़न क्या होती है कि सरकार, मुझे जेन्युइन बताओ, ये सब तुम बचकांड वो कर रहे हो, बातें कर रहे हो। हाँ, एक तो डेवलपमेंट, दूसरा ये चीज़ मैं जनता के जो उनके राइट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स हों या कैसे भी लाइवलीहुड के राइट्स हों, उनके अगेंस्ट ये चीज़ लेकर चल रहा हूँ मैं, केवल 75% लैंड होल्ड करके रख रहा हूँ, है ना? अब आपको ये लगेगा कि मैं किसी की स्टेट का रेफरेंस देके 75% ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या इस टाइम पर अंबानी, अदानी या टॉप 10 रिच पर्सन जो इंडिया के हैं, हम एक एस्टिमेशन लगा के ये बोल सकते हैं कि उनकी कंबाइंड वेल्थ इतनी तो होगी एटलीस्ट कि नॉर्थ ईस्ट की पूरी एक स्टेट को खरीद लें या गोवा जैसे किसी राज्य को खरीद लें? हाँ या ना? आराम से कर सकते थे ना? अब रीज़न मुझे दो, आप लोग क्यों नहीं कर पाए वो लोग ऐसा? नहीं, आज के समय में वो क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्यों नहीं कर पाए ऐसा? कर सकते थे तो कौन नहीं करना चाहेगा भाई? सिंपल सा इसका रीज़न है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार नहीं है, वो सिर्फ एक लीगल राइट है, और लीगल राइट को लीगल तरीके से, कानून की मदद से, रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस की मदद से एब्रोगेट करा जा सकता है, सस्पेंड करा जा सकता है, उसका दायरा कम करा जा सकता है, उसको छीना जा सकता है, ये देखते हुए कि मेरा किसी प्रकार से लॉस नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब सोसाइटी के वेलफेयर के कंटेक्स्ट में या वेलफेयर के हित में कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के उसकी बात आएगी, लैंड लेने की बात, तो उसमें मेरा हित ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या वेलफेयर ऑफ द मासेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा? प्रोवाइडेड कि मैंने बोला था ना कि मेरा कोई लॉस नहीं होगा, मुझे कंपनसेशन मिलेगी। यही बयान था ना सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती का, है ना? उनके पास भरपूर मात्रा में एक बहुत बड़ा लैंड था कि नहीं था? जमीन थी बहुत बड़ी। सरकार जब उसको ओवरटेक करने जा रही थी तो उन्होंने क्या बोला था? मेरी है। लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा आर्ग्यूमेंट क्या रहता है प्रॉपर्टी को लेने के लिए? कि हम ये जो लैंड है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वेलफेयर हो, मैक्सिमम मासेस का। गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा शस्त्र याद है जो मैंने आपको दिया था गवर्नेंस के लेक्चर में? हमेशा पूरा गवर्नेंस का दायरा, यूपीएससी का हो चाहे जर्नल हो, एक ही बात के इर्द गिर्द घूमता है ना, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम मासेस। क्लियर है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? प्राची, गौरव, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो अभी तक? आर्यन? हाँ, वही मतलब मैंने, हाँ, अब मैं उतना टेक्निकल बात ना करके मैंने इसलिए ना बहुत डिटेल में वो बता दिया।
सोशलिज्म ही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पूरा का पूरा। मैं ये जो बोल रहा हूँ मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम मासेस, जनता के हित में, शाइनी ने बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैद ने बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और छोटे और मझले किसानों के हक में निर्भय ने बोला कि लैंड जो बांटने चाहिए, ये सब क्या है? सोशलिज्म का एस्पेक्ट ही तो है। ठीक है, दिक्कत तब हो जाती है किसी भी देश में जहां पर क्रोनी कैपिटलिज्म अपनी पकड़ बना लेता है। ये हमारे एथिक्स का और जीएस पेपर 2 का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रोनी कैपिटलिज्म। आप में से कोई जानता है कि होता क्या है क्रोनी कैपिटलिज्म? मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। बताओ ज़रा, कभी सुना हो अखबारों में या कहीं पर भी, करंट अफेयर वगैरह में? स्टैटिक सब्जेक्ट है, मतलब स्टैटिक कंसेप्ट है वैसे तो, सब वो करंट अफेयर नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज्म। गुड। हाँ हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में जब तालमेल अच्छी हो ना, और सरकार ज़्यादातर फायदे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, डिसीजन मेकिंग के, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के जब किसको देने लगे? टॉप बिजनेस क्लास लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, प्राइवेट लोगों को, जो कि सरकार की मदद करेंगे। जब चुनाव आ जाएगा, सरकार ने उनके फेवर में पॉलिसी इस प्रकार से करी कि देश की जीडीपी का मेजर हिस्सा उनके पास जा रहा है, तो चुनाव के टाइम पे मेजर उनकी कमाई दोबारा सरकार, सेम सरकार को स्थापित करवाने में जाएगी। क्या ये चीज विटनेस होती है आज के जमाने में? एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दिया, आप भले टर्म नहीं जानते होगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन से आप मुझे बताओ अपनी सूझबूझ समझदारी से, ये चीज आज के समय में होती है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर तुम अभी कुछ नहीं बोल सकते, पहले आने दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ठीक है? अभी नहीं, जो न्यूज़ में चल रहा है वो वाली बातें बोलने लायक नहीं होती हैं। हम आई भी नहीं है, ना ही सीआईडी है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि सरकार ने अगर प्रूव कर दिया कि वो राइट सोर्सेज से आए थे, या फिर हम सोर्सेज का नाम बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो हम अपने स्टैंड में गलत हो जाएंगे। कभी भी ओपिनियन डेवलप आप करते हो ना पर्सनल लाइफ में भी, मतलब जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो कर रहे हो, हमेशा याद रखा करो कि ये सेम चीज़ आपके इंटरव्यू रूम में बोल पाओगे, और सामने से अगर बोल पाओगे तो उनका क्वेश्चन क्या होगा? काउंटर क्वेश्चन। ठीक है, अब क्रोनी कैपिटलिज्म आपने बोल दिया मुझे कि हाँ ये होता है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए इंटरव्यू रूम में और मेंस में आपको चाहिए होंगे कुछ स्टैट्स। आपने, अब स्टैट्स कहाँ से आते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट के आंसर्स में अलग अलग चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। जैसे जब मैं आपको जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा एजुकेशन, उसके अंदर हमेशा मैं आंकड़े आपको बोलूँगा यूज़ करने के। आप उसको जानते हो, आपने उसका नाम सुना है, प्रथम इंस्टीट्यूट का? मैं कोचिंग क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रथम की ब्रांचेज हैं। प्रथम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्टैट्स को यूज़ करती है सरकार। ऐसे ही जब पॉलिटिक्स के दायरे में हमें कोई बात रखनी होती है, आपने इसका नाम सुना है? ADR, फुल फॉर्म बता देता हूँ, अभी याद आ जाएगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, नाम सुना? ये भी एक बॉडी है जिसकी स्टैट्स काफ़ी मायने रखते हैं। इलेक्शंस के टाइम पर सरकार की छवि को बनाने बिगाड़ने के लिए इसकी एनालिसिस, इसके नंबर्स, इसके सर्वेस बहुत एक्यूरेट माने जाते हैं, जैसे कि प्रथम के माने जाते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह की, और हमें अगर लिखना हो कि क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, क्राइम का इम्पैक्ट औरतों के ऊपर कितना आता है, ये सब चीज़ें अगर हम लिखनी हो तो हम सारा लेते हैं फिर उस टाइम पर ये एनसीआरबी का। इसका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये आपके पास चीज़ें हैंडी होनी चाहिए। डोंट वरी, मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऑन द स्पॉट आपको बोल पा रहा हूँ। आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, धीरे धीरे करते करते ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पर होंगी, क्योंकि वो लिमिटेड ही कंटेंट है। आपके पास नोट्स रेडी हो जाएंगे,
इतने बार सुनोगे, इतने बार उसको रिवाइज करोगे, जब उस जोन के बाहर जा ही नहीं पाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके जबान में, आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएंगी। तो अभी घबराना मत, टेंशन मत। तो इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स रूल कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स। इट, और मैंने आपको पूरी बात बता दी। ये 6 महीने से 1 साल कब हो गया था? 6 महीने से 1 साल कब हो गया था? 42nd अमेंडमेंट से। अभी क्या चल रहा है इसका दायरा? 6 मंथ्स। कैसे आ गया वापस 6 महीने पे? 44। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी की भी सिचुएशन की अगर लग जाए आर्टिकल 352 के अंतर्गत, उसका दायरा कितना रहेगा? कितना? 6 मंथ्स के 1 ईयर? एक आंसर देता हूँ भाई, 6 महीने 1 साल है, 6 महीने 1 साल, क्या कर रहे हो ये? मुझे अच्छे से आप श्रेया शायद से वो बोल रहे हो मेरे ख्याल से कि इंदिरा गांधी जी ने जो करा था, एक बार 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, है ना? अच्छे से एक बार इसकी स्टडी करके मुझे क्लास के बाद इसका आंसर सब लोग बताना। तो फिर 1 साल वाली बात हमारी, एक सेकंड, हमारी गलती नहीं है, श्रेया की भी गलती नहीं है। 1 साल वाली दिमाग, 1 साल वाली बात हमारे दिमाग में फीड क्यों रहती है फिर? ये सिर्फ उसी वजह से ना, जो हम बैक एंड में वो देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने 76 बढ़ा दिया था, 77 बढ़ा दिया था, 78 बढ़ा दिया था, राइट? है ना? लेकिन ओरिजिनली स्टैंड दोबारा क्या हुआ? 6 महीने। ठीक है? हमेश 6 महीने तक वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसे अगर लगनी है, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एक बार के लिए लगनी तो वो कितने महीने के लिए रहती है? एक बार इसकी स्टडी करके प्रॉपर चैप्टर के स्टार्टिंग में देखना सब लोग, वो मुझे बताना कितना रहता है। शाइनी बताओ। और जब हट जाती है उसके बाद, मतलब जब नेशनल इमरजेंसी हट गई है, ठीक है, उसके बाद लोकसभा का टेन्योर जो रहता है वो कितना रहता है? 6 मंथ्स। यहाँ पर लोकसभा का टेन्योर, श्रेया, और नेशनल इमरजेंसी का लगना दोनों अलग बातें हैं, है ना? और नेशनल इमरजेंसी का लगना कितने टाइम के लिए होता है? 6 महीने। ठीक है? तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स। मुझे आगे पीछे सारी बातें छोड़ दो, सिर्फ इतनी बात पे गौर करो एक बार के लिए। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? बताओ। अरे वाह वाह दीदी वाह। कह रहे एक बार के लिए, एक बार में 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। अरे हिंदी हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ उसकी मैं, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है वो बताओ। बैक एंड में कौन दिख रहा है तुम्हें इसके पीछे? आंखों से नहीं, नजरों से देखो। कौन दिख रहा प्रेसिडेंट तुम्हें? वो देख, मयूर, ये और अल्ट्रा प्रो मैक्स है। क्या बोलता उससे पार्लियामेंट? मैं कह रहा हूँ सिंपली, मेरी बात को समझो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। इस लाइन का मतलब क्या है? इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ऐसा प्रोविजन क्यों? 3 साल ही क्यों? हाँ ठीक है, एक बार बस एक स्टेप को और एक्सटेंड कर दो यहाँ पर, कोशिश करो। प्रेसिडेंट रूल के कंटेक्स्ट में ये अनिवार्य है कि केंद्र सरकार का दबदबा राज्य की सरकारों के ऊपर प्रेसिडेंट रूल के माध्यम से 3 सालों से ज़्यादा ना हो। 3 साल के बाद कैसे ना कैसे कर कर अगर इतनी दिक्कत है राज्य की सरकार से, तो फ्रेश राज्य की सरकार का गठन कर लो ना। और उसका माध्यम क्या होगा? थ्रू इलेक्शन फ्रेश करवा लो, क्योंकि वो टाइम पीरियड कैसे ना कैसे करके 5 साल का आ जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है,
तो राज्य की सरकार जो है ना वो थोड़ा सा शैडो ही हो जाती है, बात ही है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अगर आप रिकॉल कर सकते हो, क्या यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है इस टाइम पर? टिकी है या फिर भंग हो गई है? टिकी है, फंक्शन नहीं कर रही है। तो कैसे ना कैसे कर कर आने वाले टाइम के अंदर, टाइम तो हो ही जाएगा, 3 साल के बाद हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, इलेक्शंस का टाइम तो आ ही जाएगा ना उनका, 5 साल का जो टेन्योर जो था ऑटोमेटेड डिसोल्यूशन का, उस टाइम पर फिर फ्रेश इलेक्शन होकर अगर इतनी दिक्कत हो तो करवा लिए जाए। ये डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है जो मैंने बात बोली, लेकिन इसी इनडायरेक्ट रेफरेंस है, क्योंकि 3 साल का मतलब ऐसा कुछ मतलब नहीं निकाला जा सकता कि 3 साल ही क्यों। ये आपको एज इट इज याद करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कह रहा था ना उस दिन एक लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले चैप्टर में, कि बहुत सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, कि वाई 2 मंथ्स 60 डेज क्यों नहीं, वाई 6 मंथ्स 180 डेज क्यों नहीं, ऐसे ही ये 3 साल क्यों। तो एक चीज़ जान लेते हैं ज़रा बस इसके बारे में। प्रेसिडेंट्स रूल imposed in May 1987 in Punjab was allowed to continue for 5 years under the 68th Amendment Act of 1991. और वैसे वो कितना बोल रहा है, एक बार में कितना कंटिन्यू रह सकता है? लेकिन पंजाब में क्या देखने को मिला? 5 years। देखो, करने को सरकार कुछ भी कर दे, राष्ट्रपति कुछ भी कर दे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन पोस्टमार्टम एनालिसिस कौन करेगा? क्या चीज सही थी, क्या गलत थी, कौन करेगा? जुडिशरी, थ्रू जुडिशियल रिव्यू। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months। यानी कि बार बार रिफ्रेश बटन पर जो क्लिक होगा, उस रिफ्रेश बटन पर क्लिक होने की वजह से कितने समय का और मिल जाएगा टेन्योर? 6 months। तो अगर ये 6 महीने का टेन्योर है, रिफ्रेश बटन 6 महीने का है और मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 साल का है, तो प्रेसिडेंट रूल एक राज्य में अगर लग गया है तो वो कितने बार आ सकता है, इसका मतलब? क्यों 6 बार नहीं हो गया? ये तुम सी सेट वाले क्वेश्चन अपने घर तक रखो निर्भर। अरे तो चल तो रहा है ना, मैं कह रहा हूँ 3, मतलब उसमें अप्रूव तो एक तरीके से, जैसे 1 साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार नहीं हो गए? टोटल मैंने कहा कितने टाइम के लिए रहेगी, वो कितने बार होगी? पहली बार भी तो प्रोक्लेम हो ही रही है ना, दूसरी बार भी प्रोक्लेम हो रही है। तो विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months। However, if the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 6 months, अब दोबारा वही सिनेरियो सेम, इसने दोबारा लिख दिया सेम, डिट्टो कॉपी पेस्ट। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months without approving the further continuation of the president's rule, then proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided Rajya Sabha has in the meantime approved its continuance. Okay? हर एक रेजोल्यूशन जो कि अप्रूव करता है प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को या उसकी कॉन्टिन्यूशन को, इट कैन बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी हो तो स्पेशल मेजॉरिटी। यस, एकदम सही श्रेय। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या करा था, इट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोविजन ताकि एक बंदिशें लगाई जा सके पार्लियामेंट की पावर के ऊपर, टू एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल बियॉन्ड 1 year। Thus, it provided that beyond 1 year, President's rule can be extended by 6 months at a time only when the following 2 conditions are fulfilled.
यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, है ना। लेकिन अब यहां पर राइटर आपको क्या बोल रहा है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या दे रहा है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस करा था, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की जो पावर है उसके ऊपर एक रिस्ट्रेंट लगाया जा सके कि वो प्रेसिडेंट रूल को, प्रेसिडेंट जो प्रोक्लेमेशन हुआ है प्रेसिडेंट रूल का, राष्ट्रपति शासन का, वो 1 साल से ज़्यादा का ना हो, या अगर उसको एक्सटेंड करना है तो उसके ऊपर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हो तब हो सके, ठीक है। दस इट प्रोवाइडेड दैट अगर 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है राष्ट्रपति शासन को, तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम only when the following 2 conditions are fulfilled. Number 1, a proclamation of national emergency should be in operation in the whole of India or in the whole or any part of the state. यानी कि जब क्या कौन से वाला ये आप प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया, या तो पूरे उसमें लगाओ, और दूसरा कह रहा है होल और एनी पार्ट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, हाँ, क्योंकि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में वो विंडो होती है ना श्रेया, कि ज़रूरी नहीं ना हम उसको नेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं तो वो पूरे देश में लगी हो। मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी आप सबको, देश में लग सकती है पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पूरा देश उसकी छत्रछाया में कवर हो गया, या किसी एक पार्ट में लगी हो। अब किसी एक पार्ट में ऐसा भी बोला जा सकता है या तो वो पूरा राज्य उसके अंदर आता हो, या राज्य का कुछ एक इलाका उसके अंदर आता हो, जहाँ कोई एक ऐसी विपदा है, आपदा है, या सरकमस्टेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसकी क्लैरिटी को लेकर? नहीं, वो यही तो बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने निर्भया एक नई प्रोविजन डाली थी, तो पहले नहीं थी, कि अगर राष्ट्रपति शासन को रहना है तो वो 1 साल तक रहे। हमने ऊपर अभी तक क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन ओरिजिनल क्या कहती है, 3 साल। उसने बोला कि भाई 3 साल लंबा समय होता है, 1 साल के लिए रहे उसने, लेकिन एक विंडो दी कि ठीक है भाई, अगर राष्ट्रपति शासन को 1 साल से ज़्यादा अगर रहना है तो एक्सटेंशन कितने टाइम की मिलेगी उसको, 6 महीने की मिलेगी। अब जो 6 महीने की जो एक्सटेंशन मिलेगी, जब 2 कंडीशंस ये फुलफिल होंगी सिर्फ तभी मिलेगी, कि अब राष्ट्रपति शासन जो लग रहा है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए लगा। जैसे 1 साल के लिए लगा था तो कितने बार इसने कंप्लीट कर लिया होगा राष्ट्रपति शासन ने अपना टेन्योर, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 2 बार, है ना। अब जब वो बोल रहा है कि अगले 6 महीने के लिए लगेगी, तो कितने टाइम कंप्लीट कर रहा है अपना, 3rd टाइम मतलब, ठीक है, 3rd टाइम शुरू होने जा रहा है श्रेय, है ना। तो वो बोल रहा है कि जब शुरू होना है ना, 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी सब ऐसा हो, तभी सिर्फ ऐसा होगा। अब निर्भय उन कंडीशंस को समझो, कह रहा है विंडो होनी चाहिए नेशनल इमरजेंसी की, स्टेट इमरजेंसी को लगने के लिए बियॉन्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 3rd टाइम अगर उसको लगना है तो। हाँ, मतलब कैसे भी करके बस नेशनल इमरजेंसी लगी हो, कैसे भी करके। आप यही बोल रहे थे ना मुझे, कुल मिलाकर उसका इंटरप्रिटेशन तो यही कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो चाहे कैसे भी करके। अब लेकिन ये वाली बात पता है इंपॉर्टेंट क्यों है, राइटर ने ये वाली बात लिखकर हमें एक बना बनाया एक ट्रैप दे दिया प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अगर नेशनल इमरजेंसी वर्ड लिखकर छोड़ देते, अब मुझे एक बात बताना जरा मयूर, कल को ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता, ये एक तो बहुत तिगड़म है, ये तो बहुत झोल झाल है इसके अंदर वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर। अब उसके अंदर एक ऑप्शन आ जाता श्रेया कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो, लेकिन वो सिर्फ पूरे इंडिया में ही लगी हो, नॉट इन अ पार्ट ऑफ स्टेट या फिर होल ऑफ स्टेट। अब हम इसकी मीनिंग को नहीं जान पाते फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी पढ़ी पढ़ाई नॉलेज के ऊपर, पॉलिटी, इकोनॉमी के ऊपर कुछ ऐसा सवाल आ जाता है, तो आप हमेशा देखना, हमेशा, मैं भी अगर आपसे कुछ पूछ लूँ ना, आप रियल पेपर को तो छोड़ ही दो, आपको हमेशा अपनी नॉलेज पर डाउट होगा कि यार ये तो नहीं पता यार, या फिर मैं रिकॉल नहीं कर पाया, रिकॉल नहीं कर पा रही।
श्रेया वो क्वेश्चन याद है इस बार का 2023 का? उसने गेम खेला था वो पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर कि जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उसकी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होंगी। वो एक्चुअली में नंबर्स का तो गेम देखना ही नहीं चाह रहा था, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन और उसका। और हमें क्या लग रहा था, जिसकी जितनी ज़्यादा आबादी, सही तो बात है कि यूपी को ऐसी तो रिप्रेजेंटेशन मिल रखी है, तभी तो उसने वो ऑप्शन दिया था, मध्य प्रदेश, केरला, है ना, 4 स्टेट्स के ऐसे ऑप्शन दिए थे। वो नंबर्स में खेलना ही नहीं चाह रहा, पहली बात है। वो नहीं चाह रहा कि इतनी डेप्थ में पढ़कर आओ जब पूरा यूनिवर्स है कवर करने को सिलेबस के लिए। और हम दोनों ने, श्रेया उसको अटेम्प्ट करा था ना मैसेज पे, और हम दोनों के आंसर गलत हो गए थे, क्योंकि हमें भी ये लग रहा था शायद से नंबर के बेसिस पर है। क्या कह रहे हो? उसके बाद इलेक्शन कमीशन दूसरी कंडीशन ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ श्रेया, अगर मैं ऐसा कह दूं शायनी कि ये जो 2 कंडीशन एडिशनली है जो 44th अमेंडमेंट एक्ट से आई, मान लिया चलो ठीक है, ये कंडीशन दोनों होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक भी हो तब भी काम चल जाएगा? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? है ना, एंड लिखा है और नहीं लिखा है। आर्यन, नजरें होने लगी अब चीज जैसी हैं। निर्वैर, कितने बार रूल बताया मैंने, जो चीज़ क्रिस्टल क्लियर नहीं लिखी हो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत वे में हमें खुद से अज्यूम नहीं करनी है। जितनी जल्दी ये रूल समझ जाओगे पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए, उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट द जनरल इलेक्शंस टू द विधानसभा ऑफ द कंसर्न स्टेट कैनॉट बी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टीज। इलेक्शन कमीशन एक बारी ये प्रूव कर दे कि विधानसभा के इस राज्य में अभी चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां भी है नहीं कि उन परिस्थितियों में हम चुनाव करवा लें। क्लियर है? इलेक्शन कमीशन प्रूव कर दे, सर्टिफाई कर दे मतलब। तो a proclamation of president rule may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation, and such a proclamation does not require parliamentary approval. अच्छा एक बात बताओ, जब इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए प्रोक्लेमेशन आना था प्रेसिडेंट रूल वाला, तब पार्लियामेंट्री अप्रूवल की नीड थी, लेकिन हटाने के लिए लोकसभा कर सकती है। लिखा तो डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये हम स्टेट इमरजेंसी पढ़ रहे हैं। हाँ अरे हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ क्या 38 वाला क्या कह रहे हो बताओ। हाँ ठीक है, कि मतलब 3 साल का 1 साल कर दिया, फिर बोल रहे हैं कि अगर उसके बियॉन्ड करना है तो 2 चीज़ें और फुलफिल हो। हाँ ठीक है। हाँ तो प्रेसिडेंट मतलब एक टाइम पर अलग अलग इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन सेम टाइम पे दे सकते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर इसका इसका आंसर यहाँ पर गिवन, मतलब ये इसको आप यहाँ से नहीं जोड़ सकते हो, वो आप नेशनल इमरजेंसी के केस में जोड़ सकते हो। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 44th अमेंडमेंट एक्ट से ही डिराइव होता है बस। हाँ, जो प्रोक्लेमेशन की उनकी पावर है उसकी जड़ वही रहेगी। अगर आप सिर्फ राष्ट्रपति को लेकर आंसर मतलब चाह रहे हो मुझसे, उसकी जड़ वही रहेगी कि डिफरेंट प्रोक्लेमेशन वो उस ग्राउंड पे इशू कर सकते हैं। ये तो उनका अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया गया था नहीं, बना दिया गया। और वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। हाँ जैद कुछ कह रहे थे आप? किसके कंटेक्स्ट में? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार की फेरबदल होने के लिए एक कंटेक्स्ट ज़रूरी होता है ना। कोई सिचुएशन सामने आएगी तभी तो फेरबदल होगा संविधान की बातों में, और संविधान की बातों में फेरबदल होने के लिए संविधान निर्माता पहले ही बोल कर चले गए थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी लिविंग डॉक्यूमेंट है, फ्लेक्सिबल एक डॉक्यूमेंट है, और उसमें अमेंडमेंट्स की विंडो हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बदलते वक्त और परिस्थिति के हिसाब से जो भी समस्याएं देश के सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन शेप लेता चले। वो बहुत ज़्यादा रॉक सॉलिड स्टैटिक ना हो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। पढ़ा था ना हमने नीचे चैप्टर्स में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में, ठीक है। जैद कोई डाउट है आपको, कुछ कह रहे थे आप? ठीक है, ओके। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।